चलिए स्टार्ट करें। लाए हैं नोट्स जो लिखे हैं पूरा? ठीक, चलो। जैसे बीच बीच में अपन को क्लास मिलेगी तो अपन फिजिकल रिवाइज मार देंगे पूरा, ठीक है? चलो, वो पीडीएफ देख लिए 97 पेज की। सिर्फ 5 पेज तो हटा देना, वो चैप्टर के नाम है तो 92 पेज की है ना, अच्छा लगेगा 92 हो गए तो उतने भी कर लोगे ना क्वेश्चन तो आराम से पास हो जाओगे, है ना? हाँ, चलो इधर इधर ध्यान देना। तो सॉल्यूशंस रिवाइज करते हैं आज अपन, है ना? ये सॉल्यूशन नाम पहली बार हमने क्लास 9th में सुना था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके क्या बनता है हमारा सॉल्यूशन, करेक्ट? और भी पढ़ते थे उसमें कि सॉल्यूट क्या होता है, जिसको ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है उसको अपन सॉल्यूट बोलते हैं, सॉरी जो कम क्वांटिटी में लिया जाता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। अगर सॉल्यूट बहुत ज्यादा है तो वो कंसंट्रेटेड कहलाता है, अदरवाइज डाइल्यूट, ठीक है? और एक वर्ड और पढ़ते थे अपन, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस पढ़ते थे। क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? जिसमें आप और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि उसकी लिमिट पहुंच चुकी है, वो सैचुरेशन पहुंच चुका है अपना, तो यू कैन नॉट डिसॉल्व, है ना, मोर सॉल्यूट इनटू दैट सॉल्वेंट, ठीक है? अपन क्लासिफिकेशन भी पढ़ते थे कि बेस्ड ऑन दी स्टेट ऑफ मैटर 9 टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। फिर लिक्विड को बना दो सॉल्वेंट तो सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। फिर गैस को बना दो सॉल्वेंट तो सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस। तो ऐसे 9 टाइप के सॉल्यूशंस अपन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है? 11th क्लास में आए तो हमने थोड़ा सा और अपग्रेड किया अपने आप को। क्या किया उसमें? हमने कंसंट्रेशन पढ़ना चालू कर दिया। थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन हम 9th में भी पढ़ते थे, पर 2 ही टर्म पढ़ते थे। क्या था? एक मास परसेंटेज और दूसरा पढ़ते थे अपन वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब इन दोनों के हेल्प से हम अपने सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करते थे कि हमारा सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है। अगर मैंने बोल दिया कि 10% सॉल्यूट है बाय मास, 10% सॉल्यूट है बाय मास, इसका अपने आप में क्या मीनिंग होता है कि अगर आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, इफ यू हैव 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, उसमें 10 ग्राम क्या है? सॉल्यूट है, और बाकी 90 ग्राम क्या है? सॉल्वेंट है। तो इतना ज्यादा बोलने से बेटर है 10% सॉल्यूशन बोल दो, इजी है बोलना। 10% सॉल्यूशन बाय मास, इतना ही आपने अगर बोल दिया तो उसका मीनिंग ये होता है कि अगर आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 10 ग्राम सॉल्यूट है और 90 ग्राम सॉल्वेंट है। अब इसको मल्टीप्लाई करते जाओ कि अगर आपके पास 200 ग्राम सॉल्यूशन है तो 20 ग्राम सॉल्यूट है और 180 ग्राम सॉल्वेंट है। डबल, आप उसको डबल कर रहे हो तो सबको डबल करोगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो तभी जब भी परसेंटेज का बात होता है ना तो अपन 100 को बेस ले लेते हैं, क्योंकि उससे परसेंटेज निकालना आसान होता है। 10 का मतलब 10% ऑफ 100 इज 10, 7% ऑफ 100 इज 7 एंड सो ऑन। इससे जब भी परसेंटेज आएगा अपन उसको 100 में कन्वर्ट कर देंगे। समझ रहे हैं? सेम थिंग वी विल डू विथ वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये तो अपन 9th में पढ़ लिए थे। 11th में आने के बाद हमने 3-4 कंसंट्रेशन टर्म्स और पढ़े। नहीं, जब तक पढ़ाना हो 7 ठीक है। 11th में आने का हमने 2-3 टर्म्स और पढ़े थे, देवर मोलैरिटी, क्योंकि अभी अपन यहाँ पे सिर्फ ग्राम और वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम करते थे, राइट? यहां आने के बाद हमने एक नया टर्म पढ़ लिया था, मोल। तो हमने अपने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स में मोल्स ले आए कि अब अपन सॉल्यूट को ग्राम व्राम से नहीं तोलेंगे, वो सब बचपन में करते थे। अब 11th में आने के बाद हम मोल मोल खेलेंगे, तो हमने ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? क्योंकि अब हमको मोलार मासेस भी याद हो गए थे। हमको पता चल गया था कि NaCl का मोलर मास कितना होता है, 23 प्लस 35.5, दैट इज 58.5। तो अभी तक अपन 100 ग्राम नमक बोलते थे, अब हम 100 डिवाइडेड बाय 58.5, जो भी इसका आंसर आएगा उतना मोल बोलेंगे। समझ रहे क्या? दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट एनी मास इनटू मोल, by dividing the mass by molar mass. Simple. Given mass by molar mass is the formula of number of moles. ऐसे लिख सकते हैं अपन फॉर्मूला, है ना? स्मॉल n यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास स्मॉल m अपॉन कैपिटल M मोलर मास। एम आई क्लियर? तो नीचे अपन मोलर मास तो फिक्स होता है ना, किसी भी सॉल्ट का मोलर मास तो फिक्स होगा, वो तो चेंज नहीं हो सकता।
बट मास चेंज हो सकता है। आपको मैंने 5 ग्राम दिया, आपको मैंने 10 ग्राम दिया, पर दोनों को मैंने NaCl दिया, तो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा ना। बस ये 5 से डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइड बाय 58.5, ये 10 डिवाइड बाय 58.5 करेंगे और दोनों का मोल में कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो मोलारिटी, इसके अलावा और क्या क्या टर्म्स थे हमारे? मोलालिटी, इसके अलावा था एक और मोल फ्रैक्शन। क्या था? मोल फ्रैक्शन। ये 3 टर्म हमने पढ़े थे जिसमें मोल्स इन्वॉल्व हो गए थे। फॉर्मूला क्या क्या था मोलारिटी का? मोलारिटी का फॉर्मूला अभी बोले मोल में कन्वर्ट कर दिया, आप अभी भी मास में हो। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या? सॉल्यूट। देखो हम सॉल्यूशन में मेन चीज सॉल्यूट को बोलते हैं भाई। शक्कर पानी में शक्कर मेन है, पानी तो कहीं से भी आ सकता है, शक्कर मेन है ना, तो सॉल्यूट इज मेन। किसी भी सॉल्यूशन में मेन चीज क्या है? टेस्ट तो सॉल्यूट से ही आ रहा है ना भाई। तो सॉल्यूट का मास, सॉरी मोल ऊपर रखेंगे और नीचे क्या लेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर एमएल में दिया होगा तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेना, ताकि हमारा यूनिट क्या बन जाए? मोल पर लीटर। ऐसे ही फिर मोलालिटी आई। अच्छा, डिनोटेड बाय कैपिटल एम है ना, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। इसको हम मोलार भी बोल सकते हैं, कैपिटल एम लिखकर भी डिनोट कर सकते हैं। मोलालिटी आई नेक्स्ट। मोलालिटी के लिए ऊपर का न्यूमरेटर सेम रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नीचे हमारा क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, नहीं सॉल्वेंट इन केजी। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा? मोल पर केजी, डिनोटेड बाय स्मॉल एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, मोलाल, इसके लिए मोलार वर्ड यूज करेंगे, इसके लिए मोलाल। अ 5 मोलाल सॉल्यूशन, इसका मतलब उसकी मोलारिटी 5 है। अ 5 मोलार सॉल्यूशन, उसकी मोलारिटी 5 है मोल पर लीटर। ठीक है, और थर्ड हमने टर्म पढ़ा था मोल फ्रैक्शन, जिसको हम डिनोट किए थे एक्स से। किसे नोट किए थे? एक्स से। और ये फ्रैक्शन है, जैसे कि हमारे ये दोनों परसेंटेज थे, तो हम पहले फ्रैक्शन निकालते, बाद में इंटू 100 करके परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं ना, नहीं? तो वैसे ही आप यहां पे सिर्फ फ्रैक्शन में लाके छोड़ दोगे, यू विल नॉट मल्टीप्लाई इट विथ 100। तो जैसे अपन मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं? उसका मास अपॉन टोटल मास। तो मास परसेंटेज के लिए मास फ्रैक्शन आ गया, इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज हो जाएगा। इन द सेम वे मोल फ्रैक्शन के लिए मोल बाय मोल का रेशियो होना चाहिए, उसका मोल अपॉन टोटल मोल। यानी कि अगर मुझे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? ऊपर रखूंगा सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और अगर मुझे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ए सॉल्यूट मान लो और बी सॉल्वेंट मान लो, Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो यहां पर आ जाएगा आपका Nb अपॉन Na प्लस Nb। इंटू 100 कर दोगे तो मोल परसेंटेज हो जाएगा, नया टर्म आ जाएगा। पर अपन तो फ्रैक्शन में रख रहे हैं तो इंटू 100 नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे नंबर्स आएंगे ये हमेशा नंबर लेस देन 1 ही रहेंगे दोनों, क्योंकि नीचे बड़ा नंबर है ऊपर छोटा नंबर है, तो नंबर ग्रेटर देन 1 कैसे हो सकता है? ठीक है, बट इंटू 100 कर दिए तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों को ऐड करने पर चीज क्या आएगी? 1, 100%। XA प्लस XB विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है? तो इतना हमारा पुराना वाला टॉपिक था 9th और 11th का, जिसमें अपन यहां फिर से इसका रिवीजन किए ना, ये भी पढ़े अपन, फिर ये वाला भी पढ़े, ये सारी मोलारिटी वगैरह भी पढ़े। अब 12th में न्यूमेरिकल मोलारिटी मोलालिटी वगैरह से नहीं आएगा, बट इसका यूज हम करते हैं कहां? हमारे प्रॉपर्टीज में। जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम मोलारिटी से शो करते हैं, कुछ को हम मोलालिटी के साथ शो करते हैं कंसंट्रेशन बताने के लिए सॉल्यूशन का, और कुछ को हम मोल फ्रैक्शन से शो करते हैं। इसलिए इसका यूसेज है ना। ऐसा नहीं कि हमको इसके न्यूमेरिकल ही करे जा रहे हैं अपन, इसके न्यूमेरिकल नहीं आएंगे अब आपको, पर इसका यूज हमको आगे आएगा। मतलब ये सब चीजें हम निकालेंगे बट एक न्यूमेरिकल के अंदर निकालेंगे, पर वहां हम कुछ और निकालना चाह रहे हैं, ये नहीं निकालना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं? ठीक है, यहां पे शुरुआत करी थी हमने किससे? सॉलिबिलिटी से। किससे? थोड़ा बहुत कंसेप्ट हमने सॉलिबिलिटी का 9th में ही पढ़ा था, बट वो सिर्फ डेफिनेशन थी कि द मास ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आपके पास 100 ग्राम सॉल्वेंट है, आप उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, दैट इज द सॉलिबिलिटी ऑफ दैट सॉल्ट इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट। ये हम पढ़ते थे, बस डेफिनेशन इतना ही था। बट यहां पे हमको सॉलिबिलिटी 2 हेडिंग में पढ़नी है। एक हम पढ़ेंगे सॉलिड की सॉलिबिलिटी इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, और एक पढ़ेंगे हम गैस इन लिक्विड।
मतलब लिक्विड वाले सॉल्यूशन ही पढ़ने हैं हमको, एक सॉलिड इन लिक्विड और एक गैस इन लिक्विड। फिर लिक्विड इन लिक्विड बच जाएगा, पर लिक्विड और लिक्विड में अपन पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। क्या पढ़ेंगे? वेपर प्रेशर। सॉलिबिलिटी अपन इन दोनों हेडिंग में पढ़ रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड, कि हाउ इज सॉलिड सॉल्युबल इन लिक्विड एंड हाउ इज गैस सॉल्युबल इन लिक्विड। ठीक है, तो डेफिनेशन तो वही है कि कितना ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है एक पर्टिकुलर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। बट ये कुछ फैक्टर पे डिपेंड करती है कि आपका रिएक्शन कैसा है, सॉल्युबिलिटी होने के बाद क्या हीट रिलीज हो रही है, क्या हीट देना पड़ रहा है, यानी कि द सॉल्युबिलिटी प्रोसेस इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। इस पे डिपेंड करता है कि हमारा सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। तो दो फैक्टर होते हैं जिसमें सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, वन इज टेम्परेचर, अनदर इज प्रेशर। ठीक है, प्रेशर पे इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, तो आप सॉलिड को कंप्रेस भी नहीं कर पाओगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रेशर कितना भी दे दो, सॉलिड जितना डिसॉल्व है उतना ही रहेगा, है ना। बट इस पे प्रेशर का रोल है बिकॉज गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, तो आपने प्रेशर का तो हटा दिया, टेम्परेचर पे दोनों डिपेंड करेंगे, टेम्परेचर पे दोनों की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि हमारा सॉलिड सॉल्युबल होने के बाद बीकर को गर्म कर रहा है कि बीकर को ठंडा कर रहा है। ठंडा कर रहा होगा मतलब उसने बीकर की हीट एब्जॉर्ब कर ली यानी एंडोथर्मिक, और गर्म कर रहा होगा मतलब उसने बीकर को हीट दी यानी कि एक्सोथर्मिक। यानी कि सॉल्यूट सॉलिड है ना, जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है तो सॉल्यूशन बनाएगा, यस और नो, पर साथ में अगर हीट दे रहा है तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। और अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने पर हीट एब्जॉर्ब करते हुए डिसॉल्व हो रहा है और सॉल्यूशन बना रहा है तो इसको क्या बोलेंगे अपन? एंडोथर्मिक। थोड़ा सा यहाँ पे ली चैटलर आएगा कि ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे ली चैटलियर प्रिंसिपल भी हम फॉलो करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी सॉल्युबिलिटी कैसे बिहेव करेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी, तो वो डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कैसा है। ठीक है, अब समझना एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होने वाला है। इफ द प्रोसेस इज, चलो पहले एक्सोथर्मिक देख लेते हैं। इफ द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, ध्यान देंगे इधर सभी, इफ द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, अगर आपने इस प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो ली चैटलर ने ये बोला था कि जिसके कारण इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है उसका अनडू इफेक्ट होगा। अनडू इफेक्ट होने का मतलब हमने टेम्परेचर बढ़ाया था तो उसका उल्टा क्या होगा? टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो अब आप देखो कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरफ, सॉरी प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो हीट और जनरेट होगी, तो इससे तो टेम्परेचर और बढ़ेगा, यस और नो। तो ये तो अनडू नहीं हुआ, ये तो और टेम्परेचर बढ़ाने वाली बात हो गई। तो अनडू इफेक्ट क्या होगा? जब ये उल्टा जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन कन्वर्ट्स इनटू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि तो सॉल्युबिलिटी कम होने वाली बात हो गई। सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट में घुल रहा है तो उसको तो सॉल्युबिलिटी बोल रहे हैं ना, पर अगर सॉल्यूशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट आ जा रहे हैं तो ये तो इनसॉल्युबिलिटी हो गई। एम आई क्लियर? तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ? आपका सॉल्युबिलिटी कम हो गई। किसमें? इन अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम होगी, एंड वाइस वर्सा, टेम्परेचर कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ये हुआ एक्सोथर्मिक का। ठीक है, जिनको अभी ये समझ में नहीं आया एंडोथर्मिक फिर से सुनना, वहां भी ली चैटलर आने वाला है। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर प्रोसेस में हीट देने पर सॉल्यूशन बन रहा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और यहां आपने अगर टेम्परेचर बढ़ाया, अगेन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, वापस से रिस्टोर करना है इक्विलिब्रियम को, तो ली चैटलर के अकॉर्डिंग अंडू करना पड़ेगा। अंडू मतलब टेम्परेचर घटाना है। टेम्परेचर कहां घटेगा? जब ये दोनों हीट एब्जॉर्ब करेंगे। अगर आप हीट एब्जॉर्ब करोगे तो टेम्परेचर कम होगा, तो टेम्परेचर कम होगा मतलब ये किस तरफ जाएगा? सॉल्यूशन की तरफ। तो यहां क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, जो हम नमक और शक्कर के साथ ऑब्जर्व करते हैं डे टू डे लाइफ में, करते हैं ना, कि ठंडे पानी में कम शक्कर डिसॉल्व कर पाओगे आप, और आपको मैंने गर्म पानी का ग्लास दिया तो आप ज्यादा शक्कर डिसॉल्व कर पाओगे, क्योंकि वहां ये हो रहा है। यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी किस टाइप की प्रोसेस है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, और वही अगर कोई सॉलिड ऐसा है जिसको डिसॉल्व करने पर हीट जनरेट हो रही है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, तो वहां पे उल्टा चलेगा, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। एम आई क्लियर? ठीक है, और टेम्परेचर कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है ना, तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे ऐसे डिपेंड करती है, यहां लिख दिया मैंने, एक्सो के लिए ऐसा है और एंडो के लिए ऐसा है। इसका उल्टा क्या होगा? टेम्परेचर कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो ये इसका कंबाइन हो गया।
ठीक है, और प्रेशर पे तो ये डिपेंड कर ही नहीं रहा था इनकंप्रेसिबल होने के कारण। क्लियर है यहां तक? इस पे आते हैं प्रेशर पे डिपेंड करेगा। अच्छा, टेम्परेचर पहले देख लेते हैं, प्रेशर के कारण तो एक लॉ भी पढ़ना है अपन को, तो पहले टेम्परेचर देख लेते हैं। तो टेम्परेचर वाला ना यही फॉलो करेगा, किसका? एक्सोथर्मिक। मतलब आप ये समझिए कि गैस के पास एक ही ऑप्शन है, अगर वो डिसॉल्व होती है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस से ही होती है। तो ये हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होने वाली है? कम होने वाली है। और टेम्परेचर कम करने पर गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ने वाली है। यही फिनोमिना को यूज करके अपन बोलते हैं कि व्हाई एक्वेटिक एनिमल्स फील कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन इन वार्म वाटर, क्योंकि गर्म पानी का टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। किसकी सॉल्युबिलिटी कम? ऑक्सीजन की, बिकॉज दे वांट डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, राइट? तो अगर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होगी तो दे विल नॉट बी एबल टू गेट इनफ ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, तो दे विल फील अनकंफर्टेबल। वही अगर ठंडा पानी होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, मोर एंड मोर ऑक्सीजन विल बी डिसॉल्व्ड इन दी वाटर, दे विल गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, तो वो कंफर्टेबल फील करेंगे। तो इसलिए वो ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं। ये अपन उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है? बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, ठीक है? प्रेशर पे आएंगे तो एक लॉ पढ़ते थे अपन जिसका नाम था हेनरी लॉ। क्या था? हेनरी लॉ। हेनरी लॉ ने प्रेशर से उसकी सॉल्युबिलिटी को कनेक्ट किया था कि किसी भी गैस का प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन इट, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। वो X से डिनोट कर रहे थे सॉल्युबिलिटी के लिए। मैंने बोला ना अपन वो यूज करेंगे सारे टर्म्स, जो भी मोलालिटी, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ा है, विल बी यूजिंग दोज इन अवर प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने गैस की सॉल्युबिलिटी को दिखाने के लिए मास यूज नहीं किया कि इतना ग्राम ऑक्सीजन डिसॉल्व हुआ है या इतना पीपीएम ऑक्सीजन डिसॉल्व हुआ। पीपीएम भी होता है ना एकदम, भूल गया मैं बताना, पार्ट्स पर मिलियन। वो एकदम ही सॉल्यूट एकदम ही ट्रेसेस में होगा तो हम यूज करते हैं पीपीएम। जनरली मेडिसिन वाली फील्ड में यूज होता है, क्योंकि मेडिसिन में बहुत कम कम चीजें हम डालते हैं एक टैबलेट को बनाने के लिए, राइट? तो वहां पे अपन पीपीएम वर्ड यूज करते हैं। एमजी यूज करते हैं ना, मिलीग्राम पर लीटर इज नथिंग बट पीपीएम। वहां एमजी तो पढ़े हो ना, 500 mg, 100 mg दवाइयों में लिखा रहता है, तो मिलीग्राम पर लीटर इज नथिंग बट पीपीएम। समझ रहे हैं क्या? तो यहां हमने मोल फ्रैक्शन यूज किया है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस गेटिंग डिसॉल्व इन दी सॉल्वेंट, ठीक है? इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया था, दैट वाज केएच, हेनरी लॉ कांस्टेंट, करेक्ट? इसका ग्राफ भी बनाए थे अपन कुछ इस टाइप का ग्राफ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो है, y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स। ये x वो x अलग अलग है ना, ये x मतलब x एक्सिस है और वो x मतलब मोल फ्रैक्शन है। तो y एक्सिस में क्या है हमारा? प्रेशर। x एक्सिस में क्या है? मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज द स्लोप? kh। स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, पॉजिटिव स्लोप ऊपर जाते वाला ही बनेगा, ठीक है? तो ये हमारा हेनरी लॉ का ग्राफ हो गया, ठीक है? हेनरी लॉ से ही हमने एक चीज और देखी थी कि जो केएच का वैल्यू है ना, वो भले कांस्टेंट है बट इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर का वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो केएच का वैल्यू भी क्या करेगा? बढ़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केएच का वैल्यू बढ़ेगा। आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है छोटी सी, उसमें नाइट्रोजन को अलग अलग टेम्परेचर पे देखना कि नाइट्रोजन की 298 केल्विन पर केएच की वैल्यू अलग होती है, और 10 डिग्री बढ़ा दो तो 308 केल्विन पर केएच की वैल्यू नाइट्रोजन की अलग होगी, और वो इंक्रीज्ड वाली वैल्यू होगी। अच्छा, केएच का यूनिट क्या होगा? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ केएच? हाँ, मतलब प्रेशर का यूनिट, क्योंकि एक्स का तो कोई यूनिट नहीं होता ना, हम यहाँ पे यूनिट डिस्कस करना भूल गए थे। हमने इन दोनों का यूनिट लिखा बट एक्स का यूनिट अपन नहीं लिखे थे ना। ये क्या होता है? एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि वो फ्रैक्शन है ना, मोल बाय मोल का, करेक्ट? तो यहाँ पे एक्स का तो कोई यूनिट नहीं है, तो केएच का यूनिट किसके बराबर होगा? प्रेशर के बराबर, यानी कि बार, किलो बार, पास्कल, जो भी, ठीक है? ओके, तो केएच का वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केएच का वैल्यू बढ़ेगा, करेक्ट? समझ में आ रहा है इतना? अब हमें इस रिलेशनशिप से क्या समझ में आ रहा है कि केएच इज इक्वल्स टू पी अपॉन एक्स, है ना? मैंने एक्स को नीचे लिखे ना, यानी कि केएच अगर बढ़ेगा तो एक्स कम हो रहा है। एक्स यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस गेटिंग डिसॉल्व, यानी कि सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। एक्स का कम होना मतलब सॉल्युबिलिटी का कम होना। तो अब तीनों को रिलेट करते हैं साथ में, टेम्परेचर ज्यादा, केएच ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम। उल्टा, टेम्परेचर कम,
KH कम तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। देखो अब इसको रिलेट करोगे वो एक्वाटिक प्लांट से, एनिमल से, टेम्परेचर कम में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि KH की वैल्यू कम हो जाती है, KH की वैल्यू कम होने के कारण सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एम आई क्लियर? अरे हाँ है ना, ठीक है। इसके हमने 3 वो भी देखे थे एप्लीकेशन, है ना, क्या क्या थे एप्लीकेशन? एक पानी के अंदर वाला स्कूबा डाइवर, एक पहाड़ के ऊपर वाला एनॉक्सिया वाला, है ना, उनको एनॉक्सिया हो जाता है जो पहाड़ के ऊपर माउंटेन रीजन में ज्यादा जाते हैं, है ना, यानी कि एनॉक्सिया मतलब एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जहां पे आपका मतलब सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन एट दोज हाइट, है ना, वहां जाने के बाद हाइट में जाने के बाद ऑक्सीजन की कमी होने के कारण यू आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली, ठीक है। और स्कूबा डाइवर्स को नीचे जाने पर ज्यादा प्रेशर मिल रहा है, ऊपर जाने पर लो प्रेशर है, तो नीचे जाने पर हाई प्रेशर है, बिकॉज वो पानी के इतना नीचे गए, उनके ऊपर 40-50 फीट पानी है, तो उतना पानी के कॉलम का प्रेशर उनके ऊपर लग रहा है, जिसके कारण उनका जो एयर में जो एयर सिलेंडर लेके जाते हैं, वो एयर सिलेंडर है ना, उसके अंदर एयर भरी है, और एयर में पता है नाइट्रोजन ज्यादा होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एयर में नाइट्रोजन ज्यादा है, तो उनके सिलेंडर में भी नाइट्रोजन ज्यादा होने के कारण नाइट्रोजन क्या होता है, हाई प्रेशर के कारण डिसॉल्व हो जाता है ब्लड के अंदर, क्योंकि वो एयर तो ले ही रहे हैं ना, लगा हुआ है मास्क, तो वो एयर तो ले रहे हैं अंदर जाकर के, तो एयर के साथ नाइट्रोजन भी अंदर जा रहा है, तो नाइट्रोजन भी डिसॉल्व हो रहा है, ऑक्सीजन भी डिसॉल्व हो रहा है, जो भी जितने भी एयर होगी सब डिसॉल्व हो रही है ब्लड के अंदर, क्योंकि इतना हाई प्रेशर लग रहा है ब्लड के ऊपर, तो आराम से डिसॉल्व हो जा रहे हैं। तो चलो ऑक्सीजन डिसॉल्व तो हम यूज कर लेंगे एनर्जी बनाने में, क्योंकि आपको नीचे जाने में भी तो एनर्जी लग रही है ना, तो ऑक्सीजन तो यूज हो जा रहा है, बट आप नाइट्रोजन यूज नहीं करते हो रेस्पिरेशन के लिए, तो नाइट्रोजन वही रहेगा ब्लड में। जब आप ऊपर आओगे तो यही नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, अनडिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हाई प्रेशर में डिसॉल्व था, लो प्रेशर में अनडिसॉल्व हो जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, बबल, गैस का बबल बन जाएगा, एंड दैट विल ब्लॉक योर कैपिलरीज जो बहुत पतली पतली है, एंड दैट क्रिएट्स अ कंडीशन ऑफ बेंड। क्या बोले थे अपन ने कंडीशन को, बेंड। और एक और क्या था एग्जांपल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, हाँ, सोडा वाटर। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, फिल करते हैं इन दी बॉटल, ताकि मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी डिसॉल्व इन इट, ठीक है। तो वो हमारा थर्ड एप्लीकेशन हो जाएगा किसका, हेनरी लॉ का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन लिक्विड इन लिक्विड वाले में, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? लिक्विड इन लिक्विड, हमने सॉलिड इन लिक्विड पढ़ लिया, गैस इन लिक्विड पढ़ लिया। लिक्विड इन लिक्विड में अपन ने एक और लॉ, मतलब पहले अपन तो फिनोमिना पढ़े थे, फिनोमिना वाज वेपर प्रेशर, फिनोमिना वाज वेपर प्रेशर, फिर इसके लॉ में आएंगे अपन, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या होता है पहले समझना, ये आपका कंटेनर है ना, इस टाइप का डायग्राम हमने बनाया था, साथ में बगल में क्या लगा दिए, एक मैनोमीटर लगाए हैं फॉर मेजरिंग दी प्रेशर, उसके पास क्या है, मर्क्यूरी का कॉलम है, जो कि अभी दोनों इक्वल में है, बिकॉज यहां से कोई प्रेशर नहीं आ रहा है इसके ऊपर, कुछ प्रेशर यहां से आएगा तो ये नीचे जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाकर राइज होकर के बताएगा कितना प्रेशर है, कितना mm ऑफ Hg प्रेशर है, mm ऑफ Hg मतलब कितना mm से ये Hg का कॉलम ऊपर जा रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेशर हियर, ठीक है। तो अपन लिक्विड इन लिक्विड में क्या कर रहे हैं, दोनों लिक्विड को अंदर ले लिए, ठीक है, दोनों लिक्विड को क्या ले लिया, अंदर लिए, लिक्विड ए लिक्विड बी, ठीक है। दोनों लिक्विड वोलेटाइल नेचर के हैं, अगर वोलेटाइल मतलब जो इवेपोरेट हो सकते हैं, तो दोनों का इवेपोरेशन होगा, दोनों के वेपर्स बनने चालू होंगे, क्या होंगे, दोनों के वेपर्स बनने चालू होंगे, मतलब यहां पर वेपर ए का भी वेपर है और यहां पर बी के भी वेपर्स हैं, बनने चालू होंगे। एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि अच्छा यहां पे प्रेशर बढ़ना भी चालू हो रहा है, तो धीरे धीरे मर्क्यूरी कॉलम भी ऊपर चलना चालू हो जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर ये जो इवेपोरेशन है ना, उसका जो रेट है वो कंडेंसेशन के रेट के बराबर हो जाएगा। कंडेंसेशन क्या होगा, जब ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इतनी भीड़ हो जाएगी यहाँ पे कि वो वेपर के मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, या ये दीवारों से टकराएंगे, या ये सरफेस से टकराएंगे और कंडेंस होना चालू हो जाएंगे। कंडेंस मतलब अगेन लिक्विड, अरे गैस टू लिक्विड को कंडेंसेशन बोलते हैं ना, लिक्विड टू गैस को इवेपोरेशन बोल रहे हैं, और गैस टू लिक्विड को कंडेंसेशन बोल रहे हैं। तो यहां दो प्रोसेस चालू हो जाएंगे, पहले क्या हो रहा था, सिर्फ इवेपोरेशन हो रहा था, है ना, इवेपोरेशन से वेपर्स बढ़ते जा रहे थे, उनके कारण प्रेशर बढ़ता जा रहा था, पर धीरे से क्या चालू हो गया, कंडेंसेशन चालू हो गया, और एक वक्त ऐसा आएगा जहां पे ये दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा, मतलब जितनी देर में एक मॉलिक्यूल वाटर का या दोनों लिक्विड का
इवेपोरेट होके ऊपर जा रहा है, उतनी देर में एक वेपर का मॉलिक्यूल कंडेंस होकर के लिक्विड बन जाएगा। यानी कि ये दोनों प्रोसेस की स्पीड क्या हो जाएगी? सेम। इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। समझ रहे हैं क्या? इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। इस वक्त जो प्रेशर का रीडिंग होगा ना, वो कांस्टेंट हो गया होगा। क्यों? क्योंकि अब और वेपर बढ़ नहीं रहा है। मतलब देखो, इक्विलिब्रियम प्रोसेस डायनामिक होता है ना, अपन ऐसा नहीं बोलते कि रिएक्शन हैज स्टॉप्ड। इवेपोरेशन अभी भी हो रहा है, पर उतने ही रेट से कंडेंसेशन हो जा रहा है। तो जितने नंबर ऑफ वेपर पहले थे, अभी भी उतने ही है। मतलब पहले 100 वेपर थे, है ना, यहां भी 100 मॉलिक्यूल थे समझ लो लिक्विड के। तो एक उचक के ऊपर गया तो नीचे 99 हुए, ऊपर 101 हो गए। उतने देर में देखे तो एक नीचे आ गया, तो फिर से 100 हो गए। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर कांस्टेंट हो गए हैं यहां पर, तो उनके कारण प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाएगा। और यही हमारा क्या होता है? वेपर प्रेशर। क्योंकि पहले तो बढ़ रहा था ना प्रेशर, तो आप किसको वेपर प्रेशर मानोगे? उसको कांस्टेंट होने देंगे। पहले क्या होने देंगे? कांस्टेंट हो गया, मतलब अब नहीं बढ़ रहा है ऊपर, तो यही हमारा वेपर प्रेशर का वैल्यू है। समझ रहे हैं क्या? तो आपने अगर सिंगल लिक्विड लिया है तो पूरा का पूरा वेपर प्रेशर उसके कारण ही हुआ है ना? मतलब इफ यू हैव टेकन ओनली वाटर, तो ये वेपर प्रेशर किसका होगा? सिर्फ वाटर का। बट यू हैव टेकन वाटर प्लस अल्कोहल, आपने दोनों चीजें ली है, दोनों के मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं। तो अब ये जो वेपर प्रेशर भी आएगा, ये दोनों के कारण आएगा, दोनों का ऐड होकर के आएगा। मतलब प्रेशर ऑफ ए एंड प्रेशर ऑफ बी मिला करके आएगा टोटल प्रेशर। समझ रहे हैं क्या? अब यहां आते हैं हमारे एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था राउल्ट। उन्होंने बोला कि ये जो प्रेशर की वैल्यूज हैं, ये डिपेंड करेगी कि आपने इसका और इसका कितना कितना मोल लिया। ये तो हमको ही पता है भाई, जिस लिक्विड को ज्यादा लोगे उसके वेपर ज्यादा बनेंगे, जिस लिक्विड को कम लोगे उसके वेपर कम बनेंगे, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने इसको लॉ बना दिया, पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए एंड पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। जितना मोल लोगे उसका, उतना ही प्रेशर उसके कारण क्रिएट होगा। सिंपल सी बात है। मतलब आपने वाटर ज्यादा लिया है, अल्कोहल थोड़ा सा ही लिया है, तो जाहिर सी बात है वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, तो उनके कारण वेपर्स भी ज्यादा बनेंगे वाटर के। और अल्कोहल कम लिया था तो उसके वेपर्स भी कम बनेंगे। वही लॉ है हमारा, राउल्स लॉ। दिखने में दोनों P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X दिखते हैं, बट दोनों चीजें अलग अलग हैं। समझ रहे ना? एक बता रहा है गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, है ना, और एक बता रहा है रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है? इनके प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं। PA is equals to P naught A XA and PB is equals to P naught B XB। ये P naught A और P naught B क्या है? अगर आपने अकेले सिर्फ लिक्विड A को लिया होता और सेम प्रोसेस किया होता, तो जो वैल्यू आती वो P naught A होती। इसको बोलते हैं क्या? वे इनको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। इनको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्ट, क्योंकि अब वो अकेला है ना, प्योर है, अभी सॉल्यूशन था ये, तो दोनों का अलग अलग आया, तो इनको पार्शियल पार्शियल बोलूंगा, मिला करके टोटल। इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे? तो पार्शियल वेपर प्रेशर मिलाकर बन गए टोटल वेपर प्रेशर। बट इन पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू कैसे निकालोगे? पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी करके। जहां पे इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे? इनको अलग अलग से ले लेके, एक बार अल्कोहल अलग लो, एक बार वाटर अलग लो, सेम प्रोसेस होने दो और वैल्यू नोट कर लो। दैट विल बी योर पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू को ऊपर पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी इज इक्वल्स टू पी टोटल। ठीक है, और इसी को अपन ग्राफ में भी शो कर सकते हैं, जैसे अपन ने हेनरी लॉ का ग्राफ बनाया, वैसे ही हम राउल्स लॉ का भी ग्राफ बना सकते हैं। दोनों इक्वेशन है ना, ये भी तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स है, करेक्ट? तो एक ही ग्राफ में इसको अपन ने प्लॉट किया था कुछ इस तरीके से कि दो लाइन बनाए थे, एक लाइन नीचे रखे थे, दूसरी लाइन क्या रखे थे? ऊपर, एंड बोथ वर स्ट्रेट लाइंस। दोनों क्या थी? स्ट्रेट लाइंस। यहां पे आप अगर एक्स ए और एक्स बी लिख रहे हो, तो y एक्सिस, एक्स एक्सिस में हमारा x आएगा, एक्स ए एंड एक्स बी, और यहां पे आ जाएंगे हमारे प्रेशर ए, पी ए एंड पी बी। ठीक है, अब अगर आपको लाइन बनानी है तो ये आपका लाइन हो जाएगा। देखो, आपने एक बार एक्स ए की वैल्यू 0 रखी, फॉर एग्जांपल एक्स ए की वैल्यू 0 रखी, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा? पी टोटल किसके बराबर आ रहा है? पी नॉट बी एक्स बी। तो लाइन ये हो रही है ना हमारी, मतलब या फिर इसमें समझो,
कि XA को अगर आपने 0 रखा तो PA के बराबर कितना आया 0, तो ये आपकी लाइन हो गई ये वाला पॉइंट। अब आप XA की वैल्यू 1 रख दो तो वैल्यू क्या आया P नॉट A, तो ये हो गया आपका XA की वैल्यू 1 और ये आपका हो जाएगा P नॉट A। ठीक है, y इज इक्वल टू mx। अब इसके लिए भी सेम, XB को पहले 0 रखोगे तो ये वाला पॉइंट प्लॉट होगा। ये ग्राफ कैसे बना वो बता रहा हूं आपको मैं, दो लाइंस कैसे बनी वो बता रहा हूं। ये पॉइंट और ये पॉइंट को जोड़ दिए तो ये लाइन बन गई। अब आप XB को 0 रखोगे तो PB कितना आया, और XB को 1 रखोगे तो PB कितना आया P नॉट B, तो ये आपका P नॉट B हो गया। दिस इज योर PB की लाइन एंड दिस इज PA की लाइन एंड दिस इज योर PT की लाइन टोटल। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ राउल्स लॉ। ठीक है, अब जो भी सॉल्यूशंस राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे उसको अपन ने क्या नाम दिया था, आइडियल सॉल्यूशंस। क्या बोले थे उसको अपन, आइडियल सॉल्यूशंस। और जो नहीं करेंगे दे आर नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। मतलब अगर ऐसा लॉ फॉलो नहीं करेंगे तो या तो वो इसके ऊपर जाएंगे या तो उससे नीचे रहेंगे, या तो इससे नीचे रहेंगे या तो इससे ऊपर जाएंगे, या तो इससे नीचे रहेंगे या तो इससे ऊपर जाएंगे। इसी को अपन ने दो नाम दिया था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। पर ये होते क्या है या कैसे होते हैं तो समझते हैं इसको। देखो, जिस भी सॉल्यूशन में टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ए एंड बी आ रहा है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन। ये ऐसे सॉल्यूशन होंगे जिनको मिक्स करने के बाद वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। आपने 100 ml लिया, दूसरे को 200 ml लिया, मिक्स करे तो 300 ml हो गया, सिंपल। तो इसमें कोई भी हमारा वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आया। दैट इज इसका डेल वी कितना है 0। डेल वी मतलब पहले कितना था 100 तो 200, मिक्स करने के बाद 300, 300 माइनस 200 प्लस 100 इज 0। तो डेल वी मतलब समझ चेंज इन वॉल्यूम, मिलाने से पहले और मिलाने के बाद का जो चेंज आया है उसको अपन डेल वी बोल रहे हैं। और ऐसे ही इसमें डेल एच भी क्या होता है 0, मतलब एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं होगा। ना हीट एब्जॉर्ब करेगा सॉल्यूशन मिक्स होने के बाद, ना हीट रिलीज करेगा सॉल्यूशन मिक्स होने के बाद, उससे डेल एच क्या बोलेंगे अपन 0। ऑल्सो वन थिंग कि इनमें जो ए और बी नाम का जो हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिया है, मिक्स किया है, एक कोई लिक्विड सॉल्यूट होगा दूसरा लिक्विड सॉल्वेंट होगा, राइट। तो उसमें उनके पहले उनका कुछ ना कुछ आपस में तो इंटरेक्शन होगा ना। मान लो इस बॉटल में लिक्विड ए है, इस बॉटल में लिक्विड बी है, तो लिक्विड ए आपस में दोनों के मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे। हो सकता है वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, या सिर्फ वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। दो मॉलिक्यूल कैसे आपस में अट्रैक्टेड रहते हैं ना भाई, तभी तो आपका पूरा वाटर का मॉलिक्यूल एक साथ दिखता है आपको, बिकॉज उनके बीच में अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, राइट। ऐसे ही दूसरे सॉल्वेंट के पास भी इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन होगा, तो उसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, ए अट्रैक्शन एंड बी अट्रैक्शन। अब दोनों को मिक्स कर दिए तो अब ए और बी भी आपस में इंटरेक्ट करेंगे। अब तक तो दोनों अलग अलग थे तो आपस में ही कर रहे थे, अब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, तो उसको क्या अपन ने क्या नाम दिया है, ए बी इंटरेक्शन। और ये क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि जैसे उनकी पहले आपस में बॉन्डिंग थी, मतलब एक दूसरे के साथ भी वैसी बॉन्डिंग है। ए और ए पहले जैसे बॉन्डेड थे, मिक्स होने के बाद ए और बी भी वैसे ही बॉन्डेड है। ना बॉन्ड में ज्यादा बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा है, ना ही बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम हुआ है, सेम है बॉन्ड का स्ट्रेंथ। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक किसकी है, आइडियल सॉल्यूशन की। और डेफिनेशन तो वही है, सॉल्यूशंस व्हिच ओबे राउल्स लॉ इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखने बोलेगा तो अपन ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। उनमें डेल वी 0 होता है, डेल एच 0 होता है एंड उनका इंटरेक्शन। पर सिर्फ इतना लिख के छोड़ना नहीं, उसको प्रॉपर सेंटेंस में लिखना है ना, कि चेंज इन वॉल्यूम इज 0, चेंज इन एंथैल्पी इज 0, है ना, द इंट्रैक्शन बिफोर एंड आफ्टर इज सेम, इस टाइप का लिख करके अपन ऐसे सिंबॉलिकली बता सकते हैं। अब अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो क्या चीजें होंगी, डेल वी अगर 0 नहीं है तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा। डेल एच भी अगर 0 नहीं है तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा। डेल वी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, 100 और 200 था, मिक्स करने के बाद ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हो गया, बढ़ गया होगा ना। 100 और 200 कितना हो रहा है ऐड करके 300, मिलाने पर हो सकता है 350 हो रहा होगा। तो डिफरेंस कितना आया 50 का। पहले 100 और 200 अलग अलग थे, मिक्स करने के बाद 350 दिखा रहा है। ये कैसे हुआ अपन उसके ऊपर आएंगे।
पर मिक्स करने के बाद क्या दिखा रहा है 350, तो चेंज कितना हुआ 350 माइनस 350 का, यानी ग्रेटर देन 0। अब यहां क्या हो रहा होगा, यहां पर हो सकता है ए और ए का जो इंट्रैक्शन था और बी का जो इंट्रैक्शन था, मिक्स होने के बाद जो ए बी इंट्रैक्शन है वो वीकर हो गया। वीकर होने से क्या हुआ, दूर दूर हो गए, दूर होने से क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, इसलिए 350 हो गया। मतलब ए और ए जितना पास थे ना, बी और बी जितना पास थे ना, ए और बी थोड़े दूर हो गए मिक्स होने के बाद, यानी कि उनका ए एंड बी इंट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए बी इंट्रैक्शन। ये वीकर है, तभी तो सॉल्यूशन बनने के बाद वॉल्यूम क्यों बढ़ा, क्योंकि ए और बी के बीच में थोड़ी ज्यादा दूरी थी, ए और बी के बीच में ज्यादा दूरी नहीं थी, पर ए बी बनने के बाद दूरी थोड़ी सी बढ़ गई, यानी कि वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया, इसलिए डेल वी क्या आया, 0 आया। समझ में आ रहा है। और अगर बॉन्ड वीकर हो गई है, ध्यान से सुनना, अगर बॉन्ड वीकर हो गई है तो ये आसानी से निकल पाएंगे, यानी कि इवेपोरेशन जल्दी होगा, इवेपोरेशन जल्दी होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो पीटी विल बी ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी। ये पूरी कैरेक्टरिस्टिक होगी किसकी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो इसके लिए ग्राफ कैसे बनाओगे आप, समझे, इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर लेना बस, क्योंकि दो लिक्विड सेम नहीं हो सकते ना, दोनों का वेपर प्रेशर प्योर वाला सेम नहीं हो सकता। अगर आप इसको यहां बना रहे हो तो उसको थोड़ा ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ, नॉट ऑन दी सेम लेवल, ये मैंने पहले ही बताया आपको। और ये सारी लाइंस ऊपर बनी है, रेफरेंस के लिए आप कौन सी लाइन बनाओगे, आइडियल वाली, ये आइडियल वाली लाइन बन गई हमारी, समझ गए क्या। इसका पूरा उल्टा यहां होगा, डेल वी लेस देन 0 का मतलब अंदर जाने के बाद बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर हो गई ए और बी की, जिससे वॉल्यूम पहले 200 प्लस 100 300 था, अब 250 हो गया है, क्योंकि वो और पास पास आ गए तो वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम समझते हो ना क्या होता है, क्या होता है, 2 वर्ड में बताओ क्या होता है, 3 वर्ड हो गया, एरिया इनटू हाइट, 2 वर्ड में बताओ, स्पेस ऑक्यूपाइड, इतना सिंपल सा। स्पेस ऑक्यूपाइड को क्या बोलते हैं, अरे सरफेस ऑक्यूपाइड को एरिया बोलते हो ना, ठीक है। यहां क्या होगा, ए और बी इंट्रैक्शन है, वीकर है, और इनका इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, जिसके कारण टोटल वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्योंकि अब ए और बी अगर स्ट्रॉन्गर है तो अब क्या ए और बी आसानी से इवेपोरेट हो पाएंगे, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो चुकी है, और इवेपोरेशन का मतलब होता है कि लिक्विड की बॉन्ड तोड़ करके गैस बनना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पीटी विल बी लेस देन पीए प्लस पीबी। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, सब नीचे वाला, ये नीचे हो जाएगा, ये भी नीचे वाला, और ये भी नीचे वाला। समझ में आ रहा है क्या। तो ये हमारे 2 टाइप के सॉल्यूशन होगा, दिस इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशंस, ठीक है। इसे कुछ एग्जांपल लिखे थे, मुझे एग्जांपल बताओगे क्या, कॉपी इसलिए बुलवाया था, किसमें, इसका क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, इसका बताओ एक, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। 2 एग्जाम्पल तीनों के याद रखेंगे, आइडियल, नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। इसी में हमने एक लास्ट टॉपिक और पढ़ा था, दैट वाज एजियोट्रॉप्स, है ना। एजियोट्रॉप यही वाले होते हैं नॉन आइडियल जो होते हैं, यानी कि ऐसे मिक्सचर्स जो कंपाउंड की तरह बिहेव करेंगे, दे विल इवेपोरेट एट अ, या दे विल बॉइल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसा नहीं कि पहले तो मिक्सचर में हम ऐसा पढ़े ना कि मिक्सचर का जो एक कंपोनेंट है वो पहले बॉइल हो जाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और दूसरा कंपोनेंट बाद में बॉइल होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। बट यहां मिक्स करेंगे कुछ ऐसे पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में जिसके कारण वो एक एजियोट्रॉप बन जाएगा, यानी कि वो दोनों एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल करेंगे। अब वो बॉइलिंग पॉइंट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम भी हो सकता है, या दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा भी हो सकता है। अकॉर्डिंगली 2 टाइप के एजियोट्रॉप पढ़े थे, एक था मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक था मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अपन ये ग्राफ से याद रखेंगे कि कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन मैक्सिमम शो करता है और कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बना सकता है। तो जैसे देखो, अगर आपने भी ये वाला डायग्राम किसके लिए बनाया है, पॉजिटिव डेविएशन के लिए। पॉजिटिव डेविएशन में ये क्या है, आपका हाईएस्ट वेपर प्रेशर, है ना। हाईएस्ट वेपर प्रेशर मतलब लो बॉइलिंग पॉइंट, तो ये बनाते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले बनाते हैं मिनिमम
बॉइलिंग एजियोट्रॉप। करेक्ट है, मैच कर लेना, कुछ गलत होगा तो बताना मुझे। और नेगेटिव डेविएशन वाले बनाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। हमने प्रॉपर इसका एग्जांपल भी लिखा है कि HCl और वाटर ले लिए एक पर्टिकुलर कंपोजिशन में, HCl का बॉइलिंग पॉइंट ये है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ये है, अब दोनों के मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ये है, तो नाउ दे बिहेव लाइक अ प्योर कंपाउंड। ठीक है, तो ये हमारा एजियोट्रॉप हुआ। ठीक है, इसके भी एक आध एग्जांपल याद रखेंगे। तो एग्जांपल याद रखने के लिए बस मैं यही आप लोग को बोल रहा हूं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशंस एंड एजियोट्रॉप के एग्जांपल याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आए थे अपन जो टॉपिक में, दैट वाज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टीज थी? ये हमारे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज थी, है ना। क्या थी? सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। अच्छा, मैंने वो वेपर प्रेशर में एक ही चीज पढ़ा अभी आपको ना, वो इसमें पढ़ाऊंगा मैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम वहीं पढ़ लिए थे ना कि लिक्विड इन लिक्विड पढ़े थे, फिर एक सॉलिड इन लिक्विड भी वहीं पढ़ लिए थे, यहां पढ़ेंगे एक साथ। ठीक है, ओके। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 थी। पहले क्या थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी थी 4 प्रॉपर्टी, जो किस पे डिपेंड करती थी? कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन दैट सॉल्यूशन, आपके सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है उस पे ये प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी। तो 4 प्रॉपर्टी पढ़ते थे अपन। एक था आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड प्रॉपर्टी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड प्रॉपर्टी थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी थी ऑस्मोटिक प्रेशर। चारों की चारों प्रॉपर्टी सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी। इसकी वैल्यूज किस पे डिपेंड करेगी? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे, नॉट ऑन दी नेचर ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट कैसा है उस पे नहीं, सॉल्यूट कितना है उस पे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका मतलब समझना पहले। वेपर प्रेशर तो समझ चुके हैं अपन कि जो प्रेशर किसके किसके बीच में क्रिएट होता है, या क्रिएट किसके कारण होता है? बिकॉज ऑफ द वेपर, नाम ही है ना उसका, वेपर प्रेशर। तो प्रेशर बिकॉज ऑफ वेपर, पर कब होता है? जब वेपर और लिक्विड के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए। उसी वक्त जो प्रेशर रीडिंग आ रही थी उसको अपन ने वेपर प्रेशर नाम दिया था। करेक्ट, तो उसमें रिलेटिव लोअरिंग कहां से आ गई? अगर आपने एक ऐसा सॉल्वेंट लिया और उसमें एक सॉल्यूट डाल दिया आपने, जो कि क्या है? नॉन वोलेटाइल। कैसा है? नॉन वोलेटाइल, यानी कि वो खुद वेपराइज नहीं होगा। और नहीं होगा तो ठीक है, पर वो क्या करेगा? सॉल्यूशन के सरफेस में थोड़ी बहुत जगह वो भी लेगा, क्योंकि जब कोई सॉल्यूबल हो जाता है तो वो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ना पूरे सॉल्यूशन में। ऐसा थोड़ी ना कि वो सरफेस में नहीं होगा, कि हमें पहला सिप मीठा नहीं लगेगा शक्कर पानी का, बाद का लगेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है, वो ऊपर से नीचे तक सेम रहेगा। तो कुछ मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट के सरफेस में भी आएंगे, कुछ बीच में भी होंगे, कुछ नीचे भी होंगे, पर वो सब डिसॉल्व फॉर्म में है, पर ये क्या करेंगे? खुद तो जाएंगे नहीं, और यहां वाले सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को भी जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो तो नीचे हो गया। एंड इवेपोरेशन ठहरा हमारा सरफेस फिनोमिना, सरफेस बाय सरफेस, लेयर बाय लेयर इवेपोरेशन होता है। तो उसके कारण क्या हुआ? जब प्योर सॉल्वेंट था यहां पर, जब प्योर सॉल्वेंट था तो बहुत सारे वेपर्स हो गए थे। किसके? सॉल्वेंट के। अब जब सॉल्यूशन बनाया हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करके, तब नंबर ऑफ वेपर्स क्या हो गए? यहां पर कम हो गए। तो अपने आप वेपर प्रेशर में क्या आ गया? डिक्रीमेंट हो गया। तो इसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको बोलते थे आप वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जो कि कम हो गया। ये पहले ज्यादा था, ये कम हो गया। आप देखो ना, वेपर्स कम हो गए तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो इसी डिफरेंस को हमने क्या नाम दिया था? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोले थे इसको अपन? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पी नॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, जो कि ज्यादा होता है। सॉल्यूट डालने के बाद वो बन गया सॉल्यूशन, ये हो गया उसका वेपर प्रेशर, जो कि कम होता है। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? लोअरिंग आ जाएगा। और एक और वर्ड है रिलेटिव, तो रिलेटिव के लिए क्या करेंगे अपन? पी नॉट से कंपेयर करेंगे। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज अवर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये किस पे डिपेंड करेगा? आपके वही सॉल्यूट है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, यानी कि N2 यानी कि X2 पर। अगेन देखो हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया? मोल फ्रैक्शन। इसके पहले वो हेनरी लॉ में भी अपन ने मोल फ्रैक्शन यूज किया था। इसके बाद बाकी तीनों प्रॉपर्टी में अपन मोलालिटी और मोलारिटी यूज करेंगे। मोल फ्रैक्शन 2 में कर लिए ना, अब मोलालिटी और मोलारिटी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। ठीक है, यानी कि आप और ज्यादा सॉल्यूट डालोगे तो आपका वेपर प्रेशर और कम होता जाएगा, क्योंकि और जगह घेरेगा, है ना, और जगह घेरेगा ना ये, तो और वेपर्स कम जाएंगे सॉल्वेंट के, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर और कम होने लगेगा। समझ में आने के बाद, तो इसलिए बोल रहे हैं अपन कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है।
कि मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इफ यू आर एडिंग, मोर विल बी दी लोअरिंग, लोअरिंग और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, मतलब पहले प्योर वाटर का वेपर प्रेशर लेट से 100 mmHg था। कितना था? 100 mmHg। आपने 1 चम्मच नमक डाल दिया तो हो गया 80 mmHg। आपने 1 चम्मच और डाल दिया, हो गया 60 mmHg। तो आप देख रहे हो लोअरिंग और होती जा रही है। वहां आप सॉल्यूट बढ़ाते जा रहे हो, यहाँ पे लोअरिंग बढ़ती जा रही है। अरे लोअरिंग बढ़ना मतलब वैल्यू कम होना ना, लोअरिंग बढ़ना बोल रहा हूं मैं, यानी वैल्यू और कम हो जाना। ठीक है, तो ये हमारी पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी। हर प्रॉपर्टी में अपन एक और काम कर रहे थे, वो कर रहे थे कि उसका सॉल्यूट का हम मास भी निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? सॉल्यूट का मोलर मास, नॉट मास इन ग्राम। वो तो हमेशा चेंज होता रहता है ना, मैंने बताया इसको 5 दिया, इनको 10 दिया, तो वो तो चेंज होता रहता है। तो अपन क्या निकालने वाले हैं? मोलर मास सॉल्यूट का। मान लो मैंने आपको बस ऐसी पुड़िया में एक सॉल्ट दे दिया, नाम नहीं बताया, नाम बता दूंगा तो मोलर मोलर मास आप ऐसे निकालोगे कि ये NaCl है तो सर 58.5, 23 प्लस 35.5, पर नाम नहीं दिया मैंने, बस एक व्हाइट कलर का सॉल्ट दे दिया। मैं बोल दिया कि डाल दो इसको किसमें? सॉल्वेंट में, और कर दो इसका वेपर प्रेशर कम। आपने कर दिया। अब मैं पूछ रहा हूं कि जो सॉल्यूट मैंने दिया ना आपको, उसका मोलर मास बताओ जरा क्या है। तो बोलोगे सर आप तो नाम नहीं बताए। तो नाम नहीं बताए तो फॉर्मूला तो है अपने पास, अपन इसी से फॉर्मूले से निकालेंगे। तो आप रीडिंग नोट करोगे, किसकी रीडिंग नोट कर लोगे? पहले सॉल्वेंट की नोट की थी 100, अब सॉल्यूट डालने के बाद नोट कर लिए 80। तो आपके पास पी नॉट भी है, आपके पास पीएस भी है, आपके पास पी नॉट भी है, करेक्ट। पानी में डाल रहे थे तो पानी का तो मास और आपको मोलर मास पता ही है। तो N2 और N1 प्लस N2 की जगह अपन रिप्लेस करने वाले हैं किससे? व्हाट इज N2? मोलर मास, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। मैं 2 जहां भी यूज कर रहा हूं वो सॉल्यूट के लिए याद रखिएगा, है ना। और 1 सबस्क्रिप्ट विल बी यूज फॉर सॉल्वेंट। हमारी कॉपी में और हमारी एनसीईआरटी में यही यूज हुआ है। ठीक है, आप उल्टा भी करोगे तो मेंशन कर देना कि 1 हमें सॉल्यूट है और 2 हमारा सॉल्वेंट, अगर ऐसा कर रहे हो तो। अदरवाइज ये चलाएंगे। ठीक है, नाउ N2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? W2 अपॉन M2। N1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? W1 अपॉन M1। एंड N2 की जगह अगेन W2 अपॉन M2। देखो W2 निकालना आसान है, मैंने आपको पुड़िया दी थी, आप उसका वजन कर लो ना बीम बैलेंस से, वो तो कर सकते हो। बट मोलर मास ऐसे वजन करके नहीं निकाल सकते, है ना। मोलर मास ऐसे नहीं निकाल सकते। तो जो अभी आपने निकाला है बीम बैलेंस से वो W2 है। M2 के लिए अपन यही फॉर्मूला बनाए हैं। ठीक है, अब अपन कंसिडर कर लेंगे कि द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो ये वैसे भी बहुत छोटा क्वांटिटी हो जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो से अपन ये कंपेयर करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू, ऊपर है W2 अपॉन M2 और नीचे है W1 अपॉन M1। बस इसी को रीअरेंज करके M2 का फॉर्मूला निकाल सकते हैं अपन। समझ में आ रहा है? सेकेंड प्रॉपर्टी में आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मतलब समझना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, यानी कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पहले कम था, सॉल्यूट डालने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। मतलब पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, 373 केल्विन, बट नमक डालने के बाद वो बढ़ करके 105 डिग्री हो गया, यानी कि 378 केल्विन हो गया। तो इसी को अपन कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, पर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखो हमने ग्राफिकली इसको शो किया था, उसके लिए हमने बॉइलिंग पॉइंट का एक डेफिनेशन दिया था कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, पहले वाला डेफिनेशन पढ़ते जो अपन क्लास 9th में पढ़ते थे, इट इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब उस डेफिनेशन को भूल जाएंगे अपन। नया डेफिनेशन क्या पढ़े थे कि अपन वेपर प्रेशर पढ़ चुके हैं। तो नया डेफिनेशन ये बोलता है कि इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको इतना हीट करना है लिक्विड को कि उसका वेपर प्रेशर, हीट करोगे तो वेपर बनेगा, वेपर के कारण प्रेशर आएगा, वो प्रेशर बढ़ते 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 1 atm तक पहुंच जाना चाहिए। इतना हीट करो उसको, और जहां वो 1 atm पहुंचा, थर्मोमीटर देख लो, वही उसका बॉइलिंग पॉइंट है। समझे क्या? थर्मोमीटर लगा के रखेंगे तो ये हो गया मेरा 1 atm का लाइन। यहां क्या लेंगे अपन? प्रेशर, और यहां ले लेंगे टेम्परेचर। सॉल्यूट, सॉरी सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में, क्वेश्चन सुनना मेरा, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? सॉल्वेंट। अभी तो पढ़े रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का ज्यादा है, सॉल्यूशन का कम है। तो ये एक पॉइंट बना दिया मैंने सॉल्यूशन के लिए, तो इसके ऊपर एक पॉइंट बनाना सॉल्वेंट के लिए, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर उससे ज्यादा होता है। ठीक है, अब आपने पहले सॉल्वेंट को हीट करना चालू किया,
तो हीट करते करते टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, 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 आ गया, टच कर दिया, यही इसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। नाम दे देंगे टीबी। क्या नाम दे देंगे, टीबी नहीं, टीबी नॉट, क्योंकि सॉल्वेंट है वो। क्या है वो, सॉल्वेंट। अब सेम काम सॉल्यूशन के साथ करना है ना, बट उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है, उसका वेपर प्रेशर तो अब कम है। सेम प्रोसेस उसके साथ, उसका भी टेम्परेचर बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो। एक समय ऐसा आएगा जहां पे उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, और वही उसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज टीबी। तो बहुत इजी सा ग्राफ है, बहुत एक्सप्लेनेटरी ग्राफ है, ठीक है। ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं अपन प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल टीबी, एंड दिस experimentally is directly proportional to molality of the solute। जिसको हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किए थे केबी, नाम क्या था इसका, मोलाल। मोलाल क्या हुआ है, एलिवेशन हुआ है, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, ऑल्सो नोन एज इब्यूलोस्कोपिक, स्पेलिंग याद नहीं आ रही है मेरे को, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। जिसका यूनिट भी आप निकाल सकते हो, केबी इज इक्वल्स टू डेल टीबी अपॉन एम। व्हाट इज डेल टीबी, टेम्परेचर केल्विन। व्हाट इज एम, मोलालिटी, मोल पर केजी, ऊपर लेके जाऊंगा तो केल्विन केजी पर मोल, यूनिट हो गया किसका, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट का, ठीक है। इससे भी अपन प्रॉपर्टी से मोलर मास का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगेन वही सेम एग्जांपल, इनको मैंने 5 ग्राम सोल्यूट दिया, इनको 10 ग्राम दिया, दोनों ने अपने पानी में डाला, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इनका, क्योंकि इन्होंने सॉल्यूट ज्यादा डाला है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मोर विल बी द एलिवेशन इफ यू आर एडिंग मोर एंड मोर सॉल्यूट, सॉल्यूट ऐड करते जाओ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो डेल टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम का वैल्यू पुट करते हैं, व्हाट इज एम, मोलालिटी, पीछे पढ़े थे, मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इससे 1000 मल्टीप्लाई किए, ऑलरेडी केजी में रहेगा तो 1000 की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर जनरली हमारे सारे क्वेश्चंस में ग्राम में ही होता है, ठीक है। और M2 को भी थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते तभी तो M2 आएगा, तो एक लाइन और लिखेंगे, डेल टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू W2 अपॉन M2, पहले से नीचे W1 है और ऊपर 1000, ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। और इसी को रीअरेंज कर दोगे तो M2 का फॉर्मूला भी आ जाएगा, M2 को इधर लेके जाओ, डेल टीबी को नीचे ले आओ, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, M2 इज इक्वल्स टू केबी W2 इंटू 1000 अपॉन डेल टीबी W1। तो ऐसे आप आपके अननोन सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हो। व्हाट इज केबी, कांस्टेंट है, W2 होगा मास ऑफ सॉल्यूट जो आपने ऐड किया, 1000 तो कांस्टेंट हो गया, डेल टीबी कितने से इंक्रीज हुआ है, हो सकता है कई बार डेल टीबी का वैल्यू डायरेक्ट दिया हो सकता है सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दिया हो, आपको माइनस करना पड़ेगा। तो डेल टीबी क्या होता है, व्हाट इज डेल टीबी, डेल टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट। तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं, करेक्ट, यहां तक समझ में आया। अगला जो प्रॉपर्टी था हमारा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसका भी ग्राफ अपन देखे थे, है ना, वो भी प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ था हमारा, याद आ रहा है, जिसमें अपन ने ये बोला था कि पहले से अपन एक इसका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऐसे मार्क करके रखते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो गया सॉल्वेंट का, और ये हो गया हमारे सॉल्यूशन का, है ना। इसको पीछे लेकर आना, क्योंकि अब टेम्परेचर कम करते हैं ना, फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कम करना, तो इसका टेम्परेचर कम करते 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 इसके इक्विलिब्रियम में आना चाहिए, टच होना चाहिए, तो वही इसका क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट, विच इज डेल, सॉरी सॉल्यूशन है ना वो, एक सेकेंड, मैं ये सॉलिड का होगा, ऊपर वाला सॉल्वेंट का है, हाँ ठीक है, और नीचे वाला, तो ये टीबी नॉट हुआ ना, ठीक तो है, हाँ सॉरी, अच्छा वो बोल रहे थे क्या, मेरे को लगा नॉट नहीं लिखो, एक मिनट, TF नॉट है ना, अभी ठीक है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन का भी सेम करते हैं, वहां देखो, वहां बॉइलिंग का मतलब टेम्परेचर बढ़ाना होता है, इसलिए मैं आगे ले जा रहा था, और फ्रीजिंग का मतलब टेम्परेचर कम करना होता है, इसलिए मैं पीछे लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो इसको पीछे लेके आते हैं, और ये कहां टच हो रहा है, यहां पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, TF।
तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट TF नॉट है और इससे कम हो गया ना, TF पीछे चला गया ना, ये पहले TB देखो आगे था, TB आगे था, TB नॉट पीछे था, और अब देखो TF पीछे है, TF नॉट आगे है, और इसी डिफरेंस को अपन क्या बोल रहे हैं, डेल TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विच इज इक्वल्स टू TF नॉट माइनस TF। करेक्ट? ऐसा हम करते हैं कोल्ड कंट्रीज में, और वो इथिलीन ग्लाइकोल का एग्जांपल अपन पढ़े थे ना, एंटी फ्रीज, कि उसको डालने से वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, तो वो 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा, अब हो सकता है -4 -5 में जाके फ्रीज हो, ताकि अगर बाहर का टेम्परेचर -2 भी है तो वो पानी ठंडा रहे पर जमे ना, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो चुका है बाय एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दैट इज इथिलीन ग्लाइकोल। उसको क्या नाम दिया था अपन ने, एंटी फ्रीज, क्योंकि वो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम करके उसको फ्रीज होने से बचा रहा है ना, इसलिए नाम क्या हो गया था उसका, एंटी फ्रीज। ठीक है, और इसका भी सेम, बाकी सब फॉर्मूले सेम है इसके, डेल TF इज इक्वल्स टू, सीधा मैं लिख दूं क्या, KF ऊपर क्या आ जाएगा, W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1, यही था फॉर्मूला। अरे पूरा सेम है, डेल TB की जगह डेल TF लिख दिया, KB की जगह KF लिख दिया, बाकी सब सेम है, क्योंकि ये भी मोलारिटी पे डिपेंड करता है। डेल TF इज इक्वल्स टू M इंटू KF। करेक्ट? एंड लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस समझे थे पहले यहां पर, कि अगर एक आपने सॉल्यूशन लिया है और आपने सॉल्वेंट भी लिया है और बीच में दोनों के क्या बना दिया आपने, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी ले लिए हैं। करेक्ट? तो हमें पता है कि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की तरफ ज्यादा है, सॉल्यूशन की तरफ कम है, तो ये ऑस्मोसिस होना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस, कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, नॉट सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट थोड़े बड़े होते हैं ना, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पार होकर के आ नहीं पाएंगे, तो इसलिए मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट ट्रैवलिंग फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, राइट? बट ऑस्मोटिक प्रेशर ये नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर ये है कि अपन सॉल्यूशन साइड से एक प्रेशर देने वाले हैं, है ना, और वो प्रेशर इतना होना चाहिए कि यहां से आता हुआ पानी रुक जाए, यानी कि ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए। उस प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर गिवन ऑन द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। इधर दोगे तो और ऑस्मोसिस होगा ना, तो इधर रोकने पर तभी तो यहां से आने वाले बंद हो जाएंगे, क्योंकि इधर से प्रेशर आ रहा है। और अगर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर दिया तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यहां का सॉल्वेंट यहां मूव होना चालू हो जाएगा। उसको नाम क्या दिया था अपन ने, रिवर्स ऑस्मोसिस। पर वो तब होगा जब प्रेशर आपने ग्रेटर देन पाई दे दिया है। पाई इज यूज्ड टू डिनोट ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या था, पाई वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, है ना, तो पाई इज इक्वल्स टू CRT, CRT, ठीक है, पाई इज इक्वल्स टू CRT, जहां पे R आपका गैस कांस्टेंट था, ठीक है। तो यहां भी आप C को चेंज कर सकते हो, जैसे वहां पे अपन ने मोलालिटी को चेंज किया था ना उसके फॉर्मूले से। तो पाई इज इक्वल्स टू, C क्या मतलब मोलारिटी, C का मतलब क्या है, मोलारिटी, पहला वाला टर्म, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, करेक्ट। और N2 को और एक्सपैंड कर दो, व्हाट विल बी N2, W2 अपॉन M2 VRT, ये हमारा फॉर्मूला हो गया मोलर मास निकालने का, ठीक है। तो चारों के हमने मोलर मास के फॉर्मूले भी देख लिए। पहला वाला था हमारा P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इन अपॉन W1 अपॉन M1। सेकेंड फॉर्मूला था हमारा डेल TB के लिए, दैट इज KB W2 इंटू 1000। देखो हर बार W2 तो ऊपर ही रहेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट, इससे W2 को तो ऊपर ही रखना है ना। तो KB W2 अपॉन 1000, नीचे W1 और इंटू M2, यहाँ M2 को इधर लेके जाओ, डेल TB नीचे आ जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा मोलर मास का। और सेम डेल TF का भी सेम था, नहीं लिख रहा हूं। और पाई वाले का हो गया पाई इज इक्वल्स टू W2 RT अपॉन M2 इंटू V। M2 को उधर लेके पाई को इधर, फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हमारे चारों फॉर्मूले हो गए, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद में पता चला अगली क्लास में कि ये सारे फॉर्मूले गलत थे। क्यों? क्योंकि हमने इन फॉर्मूले को लिखते समय दो चीजें कंसिडर ही नहीं करी। क्या? सॉल्यूट अंदर जाकर के दो सॉल्यूट आपस में चिपक भी सकते हैं, या अंदर जाने के बाद एक पर्टिकुलर सॉल्यूट आपस में ब्रेक भी हो सकते हैं, यानी कि एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। जैसे कि अगर मैंने NaCl डाला होता पानी के अंदर तो NaCl NaCl ही नहीं रहता, अंदर जाके वो Na पॉजिटिव और
Cl नेगेटिव बन जाता। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो ऐसा ही अगर मैंने बेंजोइक एसिड डाला होता C6H5COOH, इसको अगर मैंने बेंजीन में डाला होता तो अंदर जाके ये दो बेंजोइक एसिड भी आपस में मिक्स हो जाते। इसको बोलते हैं एसोसिएशन। दो मॉलिक्यूल का जुड़ना एसोसिएशन है और एक मॉलिक्यूल का अपने आयंस में ब्रेक होना डिसोसिएशन है। ये हमने इसमें कहीं कंसिडर नहीं किया। समझ रहे हैं क्या? तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो अमाउंट पे डिपेंड कर रही थी। आपने डाला 10 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, डाले हमने डाले 10 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, अंदर जाने के बाद वो 20 दिख रहे हैं। क्यों 20 दिख रहे हैं? क्योंकि हर NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन चुका है, तो दिख रहे हैं हमको 20। तो प्रॉपर्टी की जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी, जो हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, और जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी, वो अलग अलग आएगी। और इसलिए हमने क्या नाम दिया था इन वाले मोलर मासेस को? क्या नाम दिया था अपन ने? एबनॉर्मल मोलर मासेस। क्योंकि हमने यहां पर क्या कंसिडर नहीं किया है? ये दोनों फिनोमिना हमने कंसिडर नहीं किया। क्या प्रांजल, बहुत हंसी आ रही तेरे को? हाँ, तुम लोग के लिए क्लास ली होना है वाली, वरना तो ये पढ़ा चुका हूं मैं। बोल देता कि रिकॉर्डिंग देख लो। हंस रहा है बैठ के, शर्म नहीं आ रही है? पूरा आता है क्या तेरे को? ठीक है। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन हमने कंसिडर नहीं किया था, तो उसको कंसिडर करने के लिए हमने एक फैक्टर पढ़ा था, दैट वाज नोन एज Bonhoff factor. It was denoted by I. Bonhoff factor is denoted by I, जिसमें हमने ये देखा था कि हम सारे फॉर्मूले में, जैसा अगर डेल टीबी का फॉर्मूला है तो उसमें हम वो Bonhoff फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे क्या होगा? हम वो करेक्शन कर रहे हैं एक्चुअली, जो भी हमने गलती करी है कि हमने एसोसिएशन डिसोसिएशन को कंसिडर नहीं किया, उससे करेक्शन करने के लिए अपन ये आई मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके फॉर्मूलेज में। डेल टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम, ऐसे ही पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू आई इंटू एक्स टू लिख दूं, चलेगा ना? मोल फ्रैक्शन। और पाई इज इक्वल्स टू आई सी आर टी। ये हमारे नए फॉर्मूले आ गए, सब में आई मल्टीप्लाई हुआ है। पर ये आई था क्या? आई को निकालने के हमने 2-3 फॉर्मूले देखे थे, है ना? एक था क्या? नॉर्मल मोलार मास अपॉन एबनॉर्मल मोलार मास, एक तरीका ये है। दूसरा इसका जस्ट ऑपोजिट फॉर्मूला, एबनॉर्मल प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल प्रॉपर्टी, क्योंकि मोलार मास और प्रॉपर्टी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपने नॉर्मल मोलार मास ऊपर रखा है तो प्रॉपर्टी की एबनॉर्मल वैल्यू आप ऊपर रखोगे और नीचे रखोगे प्रॉपर्टी की नॉर्मल वैल्यू। ठीक है। और एक और जो फॉर्मूला अपन यूज कर रहे थे न्यूमेरिकल्स में, वो क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन, अगर एसोसिएशन हो रहा होगा तो, या अगर डिसोसिएशन हो रहा होगा तो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। ठीक है। ऐसे अपन आई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना, वो उसी का क्या पीवाईक्यूज में से, इसमें आई भी थोड़ा कवर हो जाएगा, है ना। बाकी आप लोग को जो मैंने पीवाईक्यू भेजा है ना, उसकी पहली 18-19 स्लाइड्स देख लेना, उसमें पूरे सॉल्यूशन के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। उसमें कुछ डाउट आएगा तो मेरे से नेक्स्ट क्लास में अल्कोहल फिनॉल ईथर चालू होने से पहले पूछ लेना, पर वो तभी पूछ पाओगे जब आज जाकर के आप लोग क्या करोगे? रिवाइज करोगे, जो कि आप लोग नहीं करोगे। ये क्वेश्चन एक आता है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है ना। तो अपन ने अभी आई का फॉर्मूला क्या लिखा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन। किसके लिए पूछ रहा है? एसोसिएशन के। तो आफ्टर एसोसिएशन एंड बिफोर एसोसिएशन। तो एसोसिएशन का मतलब समझना, आपने 100 मॉलिक्यूल डाले, वो आपस में जुड़ जुड़ करके, मान लो दो दो जुड़ रहे होंगे आपस में, तो अब कितने दिख रहे हैं आपको? 50। यानी कि पहले आपने डाले ज्यादा थे, दिख रहे हैं कम, तो कम बाय
ज्यादा मतलब लेस देन 1, हमेशा आई का वैल्यू लेस देन 1 होगा। डिसोसिएशन में क्या होगा, आपने डाले 100 थे, दिख रहे हैं 200। अगर एक मॉलिक्यूल 2 आयन में डिसोसिएट हो रहा होगा तो आपको एक मॉलिक्यूल, जैसे NaCl की बात करें अपन, तो NaCl को तोड़ोगे तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो डाले 1 थे दिख रहा 2 है, डाले 10 है दिख रहे 20 है, तो वहां पे आपका ऊपर का फैक्टर ज्यादा रहेगा, नीचे का फैक्टर कम रहेगा, तो वहां पे आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1। ठीक है। When NaCl is added to water, a depression in freezing point is observed. Correct? Depression in freezing point ये तो हमारी प्रॉपर्टी है। When a non-volatile solute is added in a solvent, उसका freezing point कम हो जाता है। उसका रीजन है क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और वेपर प्रेशर को फिर वहां तक आने में टाइम लगता है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मतलब पीछे की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसका रीजन ये नहीं हो सकता, रीजन यही है कि वेपर प्रेशर का कम होना। जब आपने NaCl को पानी में डाला तो उससे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या, एवरी प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन वेपर प्रेशर एक्सेप्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर में वेपर प्रेशर का कोई रोल नहीं है, ताकि हमारी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे डिपेंड कर रही है, बॉइलिंग पॉइंट भी वेपर प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट का भी वेपर प्रेशर पे डिपेंडेंसी है। तभी तो आपने देखा हमने ग्राफ में दोनों में प्रेशर बनाया था, और वेपर प्रेशर ही कम ज्यादा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ता है, और टेम्परेचर कम करने पे वेपर प्रेशर कम होता है। ठीक है, हाँ बस ये स्लाइड देख करके एंड करते हैं। एट द सेम टेम्परेचर CO2 गैस इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन गैस। दोनों को सेम टेम्परेचर रखा हमने, यहाँ भी पानी है, ये वाला भी पानी है, दोनों पानी का टेम्परेचर सेम है। एक में CO2 गैस को डिसॉल्व किया, दूसरे में O2 को, तो कौन सी गैस ज्यादा डिसॉल्व हो रही है? CO2 गैस ज्यादा डिसॉल्व हो रही है। उसका रीजन, विच वन ऑफ देम विल हैव हायर वैल्यू ऑफ KH एंड Y। अब थोड़ा याद करो कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH बढ़ता है पर सॉल्युबिलिटी कम होती है, और टेम्परेचर कम करोगे तो KH का वैल्यू कम होता है पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। अब बताओ किसका KH का वैल्यू ज्यादा है? जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है। जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है उसका KH का वैल्यू ज्यादा है, यानी कि ऑक्सीजन। बस ऐसे करके दिखा देना, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, KH इज इक्वल टू P बाय एक्स। तो जिसका KH ज्यादा उसका सॉल्युबिलिटी कम, तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम है, आपने लिखा है, यानी कि उसका KH, तो पूरा हेनरी लॉ से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। हाउ डज द साइज ऑफ ब्लड सेल्स चेंज व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9%? अब देखो यहाँ पे ना ऑस्मोसिस में एक टॉपिक छूट गया था हमारा, कि 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। एक में ऑस्मोसिस नहीं होता है, एक में एंडो हो जाता है, एक में एक्सो हो जाता है। उसको एकदम इजी समझना कि अगर एक सेल पड़ा है और बाहर का जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब मैं सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा बोल रहा हूं, और आपको पता है जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का ज्यादा होता है उसमें सॉल्यूट ज्यादा होता है और सॉल्वेंट कम होता है। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, सेल के अंदर से पानी बाहर आ जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर पानी ज्यादा है, बाहर का तो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है। पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि पानी कम है, तो अंदर से सेल से पानी बाहर आ जाएगा, यानी कि एक्सोऑस्मोसिस, द सेल विल श्रिंक। तो यहां पे वही होगा, बिकॉज आपने मोर देन 0.9% सोडियम क्लोराइड लिया है। आरबीसी में ऐसा होता है ना, ब्लड सेल में आरबीसी जो हमारे होते हैं ना, 0.9 पे रखोगे तो आइसोटोनिक रहेंगे, 0.9 से कम रहोगे तो स्वेल हो जाएंगे, और 0.9 से ज्यादा वाले में रख दोगे ना आरबीसी को तो वो श्रिंक हो जाएंगे। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स ओवल शेप के होते हैं, तो उसको आप 3 टाइप के नमक सॉल्यूशन में रख सकते हो, एक 0.9%, एक 0.9% से ज्यादा, और एक 0.9% से कम। तो 0.9% में कुछ नहीं होगा, वो जैसे थे वैसे रहेंगे, ना फूलेंगे ना सिकुड़ेंगे। बट 0.9% से ज्यादा NaCl सॉल्यूशन में रखे वो सिकुड़ जाएंगे, और 0.9% से ज्यादा कम वाले में रखोगे तो वो उनके अंदर पानी भर जाएगा, तो वो स्वेल अप हो जाएंगे। क्लियर है? ये तो 9th में पढ़ते थे अपन, एंडो, एक्सो, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। ठीक है, इसमें आ जाओ। 1 मोलाल एक्वस सॉल्यूशन, इसमें अपन आई का कंसेप्ट पढ़ेंगे, बस इस क्वेश्चन को देख के एंड करते हैं। 1 मोलाल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट A2B3, ऐसे एक रैंडम इलेक्ट्रोलाइट ले लिए A2B3 नाम का, इज 60% आयनाइज्ड। उसका आयनाइजेशन कितना हो रहा है? 60%। मतलब अगर उसके 100 मॉलिक्यूल होंगे तो 60 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे होंगे, आयनाइज हो रहे होंगे, 40 नहीं हो रहे हैं। 40 अभी भी A2B3 है, पर 60 क्या हो रहे हैं? 60 मॉलिक्यूल कैसे डिसोसिएट हो? कोई बताएगा मुझे इनका डिसोसिएशन कैसे होगा? हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या A3B3? अच्छे से बोलो ना। A3 प्लस एंड B2 माइनस, और बस, नंबर कुछ नहीं है, 2 और 3, ये 2 है ना, और ये 3 है। मतलब आप पहले इसको क्रिस क्रॉस करो, ये 3 कहां से आया होगा? A के ऊपर से, और ये 2 कहां से आया होगा? B के ऊपर से। क्या 10 आया ना?
और ए कितने हैं आपको, 2 दिख रहे हैं, तो ए के सामने 2 लगा देना, बी कितने दिख रहे हैं, 3, तो ये ऐसे डिसोसिएट होते हैं, यानी कि 5। एक मॉलिक्यूल डाले थे, अंदर जाके 5 बन गए, समझिए। बट ऐसे कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं, 60%, मतलब अभी भी 40% मॉलिक्यूल ही है, 60% डिसोसिएट हुए, मतलब 100 में से 60 ऐसे हो रहे हैं, और वो 60 कितने देंगे, 300। अरे हर एक 5 में हो रहा है ना, तो 60 × 5 300 नहीं दिखेंगे, और बाकी 40 आपको ऐसे ही दिखेंगे मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो यहां पे आपका 60% आयनाइजेशन का मतलब समझ गए आप, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। आपको क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, यानी कि आपको क्या निकालना है, टीबी। क्या निकालना है, टीबी। एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट क्या है, तो टीबी नॉट क्या है, 373 केल्विन। ये नहीं लिखा रहेगा वहां पर, समझना है हमको कि एक्वस सॉल्यूशन है मतलब पानी में बना है, यानी कि सॉल्वेंट पानी है, सॉल्वेंट पानी है मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री, 373 केल्विन। अरे ठीक है, हाँ। और क्या बोल रहे हैं, मोलालिटी दिया है 1, तो निकालना है अपन को, डेल टीबी निकाल लो, बाद में फिर माइनस करके टीबी निकाल लेंगे, क्योंकि डेल टीबी क्या होता है, व्हाट इज डेल टीबी, टीबी माइनस टीबी नॉट। सही लिखाऊं कि उल्टा लिखूं, सही है ना, एलिवेशन हुआ है, तो टीबी, और इन तीनों में अपने पास क्या है पहले से, टीबी नॉट है पहले से, वो भी दिया नहीं था, हमने समझा है, वो भी आप लोगों ने नहीं समझा, मैंने समझाया है, ठीक है। तो टीबी नॉट, अब ये निकालेंगे अपन फॉर्मूले से। एक और फॉर्मूला है इसका, कौन सा, डेल टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। ये सही है क्या, आई, ठीक है, आई इंटू के बी इंटू एम। एम दिया है 1, अच्छी बात है, कैलकुलेशन कम। के बी दिया है, राइट, आई निकालना है, ठीक है। अब आई कैसे निकालेंगे, अभी फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर सॉरी डिसोसिएशन, ये डिसोसिएशन हो रहा है ना यहाँ पे, आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर। वैल्यू कितनी आएगी, ग्रेटर देन 1 की लेस देन 1, ग्रेटर देन, एसोसिएशन में लेस देन 1 थी, डिसोसिएशन में ग्रेटर देन। चेक करते हैं कि वैल्यू आएगी कि नहीं ग्रेटर देन 1। क्या है हमारा फॉर्मूला, A2B3 इज इक्वल्स टू, हाँ ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ A3 प्लस एंड 3 टाइम्स ऑफ B2 माइनस। ध्यान से समझना, इनिशियली कितना था ये, 1 मोल, 0 थे, मान लेते हैं x मोल डिसोसिएट हुए हैं, नहीं पता ना कितने हुए हैं, दिया है हालांकि वो अपन 0.6 से लेके आएंगे उसको, 60% दिया है ना, मान लेते हैं x मोल डिसोसिएट है, तो बचा कितना, 1 माइनस एक्स, और ये बनेंगे कितने, हाँ ये 2 क्या देखने के लिए क्या, 2x एंड, अरे ये इसका एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है, तो क्या ये एक एक ही बन रहे हैं क्या, ये 2 और ये 3 बने कि नहीं बने, तो ऐसा आप सबके साथ करोगे ना, कि अगर x मॉलिक्यूल डिसोसिएट, अभी तो 300 कैसे आ गया था, तब तो हाँ हाँ बोल रहे थे 300 आएगा, तो 60 में 5 मल्टीप्लाई किए थे कि नहीं किए थे, तो यहां क्यों नहीं करोगे, ठीक है। ये तो ये हो गया आफ्टर डिसोसिएशन, और ये हो गया बिफोर डिसोसिएशन। तो I इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1। तो I इज इक्वल्स टू, अभी x का वैल्यू निकालेंगे पर टेंशन मत लेना ना, तो 5 प्लस ये कितना देगा, 1 प्लस 4x आया ना। अब x क्या होगा समझना, थोड़ा बहुत आयनिक इक्विलिब्रियम भी याद करना। हमने क्या बोला कि व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल टेकन, और ये कितना दिया है हमको, 0.6। एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, वही 60 दिया है, वैल्यू क्या होगी 0.6, तो यहां पुट कर देना 0.6, कितना आएगा 1 प्लस 4 इंटू 0.6, 2.4 प्लस 1 इज 3.4, आया ना ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये एक तरीका है, ये एकदम बेसिक है, मतलब इसमें आप कभी भी गलती नहीं करोगे, ठीक है। इस आई का एक फॉर्मूला भी है, ठीक है, जो याद नहीं रहता है, मुझे भी याद नहीं था, मैंने हाथ में लिख के लेके आया था कि देख के लिख दूंगा, लेकिन नहीं याद रहता फॉर्मूला, है ना, पर ये याद रहता है हमेशा कि ये बेसिक है, ऐसे ही चलने वाला है ना। फॉर्मूला क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू, मतलब मैं यहाँ पे कंफ्यूज होता कि अल्फा है, आई भी है और एन भी है, तो अल्फा कहां लगाना है, आई कहां रहेगा, एन कहां रहेगा, कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो अब याद रख सकते तो अच्छी बात है, नहीं रखते तो ये बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। चलो तो अब इसमें देखो, अब आई क्या है और एन क्या है, ये भी तो याद रहना चाहिए ना। तो अल्फा तो ठीक है, कितना 0.6, आई तो निकालना है, वांट ऑफ फैक्टर -1 डिवाइडेड बाय एन, क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसमें वो डिसोसिएट हो रहे हैं, यानी कि 5,
तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इज 4, 4 इंटू 0.6 इज 2.4 इज इक्वल्स टू I माइनस 1, उधर लेके गए तो I इज इक्वल्स टू 3.4। तो ऐसे निकालो या वैसे निकालो, जैसा आपको ठीक लगे, पर ये तो करना पड़ेगा, इसके बिना तो n भी नहीं निकल पाएगा ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो कोई भी हमारा अगर कोई भी ax by नाम का सॉल्यूशन आ जाए, ay प्लस उसका कैटायन होता है और bx नेगेटिव उसका एनायन होता है, नंबर ऑफ कैटायन x है और नंबर ऑफ एनायन y है, बस सिंपल। ठीक है, अब तो निकल गया आई, अब तो बस पुट करना ना वैल्यू डेल्टा टीबी की जगह। कहां गया हमारा फॉर्मूला में, ये रहा, आई इंटू के बी कर दो, डेल्टा टीबी आ जाएगा। डेल्टा टीबी आने के बाद टीबी नॉट पे माइनस प्लस जो भी करना है करके टीबी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके ऐसे बाकी सारे क्वेश्चंस देखने हैं आप लोग को, ये पेपर प्रेशर क्वेश्चन है, कुछ थ्योरी है। ठीक है, तो 18-19 पेज तक का इसका स्लाइड होगा, देख लेना एक बार। और इन क्वेश्चंस में कुछ डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं इन क्वेश्चंस को देखूंगा, और अगर कोई एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में भी डाउट होगा तो वो भी ले आना, उसको भी देख लेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू। ऐसी बीच में एक दिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख लेंगे। ठीक है।